हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं द लास्ट लेसन, जो कि तुम्हारा फर्स्ट लेसन है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप अपने सामने बुक खुली रखेंगे तो समझने में आसानी होगी। थैंक यू। लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। So we'll start with the introduction. So first, let's read about the author. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then considered of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. So now in Hindi, I'll explain this in Hindi. तो इस स्टोरी को लिखा है अल्फोंस डोडे ने, जो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये फ्रैंको प्रशियन वॉर जो 1870 से 1871 तक चला, उस समय की कहानी है। बिस्मार्क के लीडरशिप में प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। उस जमाने का प्रशिया आज के जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ ऑस्ट्रिया के हिस्सों से बना था। मतलब आज प्रशिया डिफरेंट कंट्रीज के हिस्सों में टूट चुका है। फ्रांस के अल्सास एंड लोरेन नाम के डिस्ट्रिक्ट्स पर प्रशिया ने कब्जा कर लिया था। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि इस सब का वहाँ के स्कूल्स पर क्या असर पड़ा। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो ये कहानी फ्रांस नाम का स्कूल बॉय सुना रहा है। फ्रांस कहता है कि उस दिन स्कूल जाने के लिए उसने देर से शुरुआत की। उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसके टीचर एम हैमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे और फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम का मतलब होता है कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles. But I had the strength to resist and hurried off to school. तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ये तो आपको मालूम ही होगा, अच्छे से मालूम होगा। तो फ्रांस का भी मन हुआ कि वो भाग जाए और सारा दिन आउटडोर्स या बाहर रहे। इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट. अब ये कंट्रीज तो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं और सूरज देवता भी कम ही दिखते हैं। तो उस दिन ठंड भी नहीं थी और सूरज देवता भी निकले थे, तभी ब्राइट डे था। वुड्स मतलब अ स्मॉलर फॉरेस्ट। तो बर्ड्स वुड्स के किनारे चहचहा रहे थे और प्रशियन सोल्जर्स वहाँ सॉमिल मतलब आरा मशीन के पास ड्रिल कर रहे। ये सारी चीजें रूल्स ऑफ पार्टिसिपल से कहीं ज्यादा दिल को लुभाने वाली थी, पर फ्रांस ने भी पूरी ताकत से अपने मन को इन चीजों से हटा लिया और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रवाना हो गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जैसे ही वो टाउन हॉल से गुजर रहा था, वहाँ उसे बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ दिखी। लास्ट 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड से ही सारे बैड न्यूज आते थे। जितनी हारी हुई लड़ाइयों की खबर, ड्राफ्ट मतलब यंग लोगों को कंपल्सरी लड़ाई में जाना पड़ता, वो लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई आती थी। और कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें बुलेटिन बोर्ड पर लिखे होते थे। फ्रांस रुका नहीं, उसने अपने मन में सोचा
कि ये क्या हो गया, आज इतने लोग क्यों जमा हैं, व्हाट्स द मैटर नाउ, इतने लोग जमा होके क्या पढ़ रहे हैं. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Wachter, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me. Don't go fast, bub. You'll get to your school in plenty of time. फ्रांस जितनी जल्दी हो सके वो स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो गया था. तभी वॉक्टर, जो कि एक ब्लैकस्मिथ या लोहार था, अपने शागिर्द के साथ खड़ा था. वो भी बुलेटिन पढ़ रहा था. उसने फ्रांस को पीछे से आवाज़ लगाई, बेटा इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें स्कूल जाने के लिए अब काफ़ी टाइम मिल जाएगा. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. फ्रांस ने सोचा वॉक्टर उसका मजाक उड़ा रहा है और वो जल्दी जल्दी हाँफता हुआ एम हैमल के गार्डन पहुंचा. आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स हाँफता हुआ. Usually when school began there was a great bustle which could be heard out at the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. ज़्यादातर दिनों में जब स्कूल शुरू होता था तो स्कूल में काफ़ी हलचल रहती थी, जिसकी आवाज़ स्ट्रीट में भी सुनाई पड़ती थी. बच्चों के डेस्क को खोलना बंद करना और एक साथ लेसन्स को दोहराना, ठीक से कुछ सुनने समझने के लिए कानों के ऊपर हाथ रखना पड़ता था. और टीचर भी स्केल या रूलर से ज़ोर ज़ोर से टेबल पर मारते थे बच्चों को चुप कराने के लिए. नाउ लुक एट दिस वर्ड bustle, a great bustle. Bustle means हलचल. स्कूल शुरू होने से पहले एक हलचल होती है ना, आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, बैग्स वगैरह रखते हो, तो वो वाली हलचल, काफ़ी शोर शराबा होता है. एंड देयर इज अनदर वर्ड यूनिसन. यूनिसन मीन्स एक साथ. अब छोटी क्लासेस में आपने सुना होगा सारे बच्चे एक साथ मिलके पढ़ाई करते हैं. ओके, विल कंटिन्यू नाउ. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. पर उस दिन तो चारों तरफ शांति थी. फ्रांस ने तो सोचा था कि वो शोर शराबे के बीच में चुपचाप क्लास में अपने डेस्क तक चला जाएगा, सबकी नजरें बचाकर. पर उस दिन तो संडे मॉर्निंग जैसा चारों तरफ एकदम सन्नाटा था. Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. फ्रांस ने विंडो से झांक कर अंदर देखा. सारे क्लासमेट्स अपने अपनी जगह पर बैठे थे और एम हैमल अपने टेरिबल रूलर को अपने आर्म के नीचे दबाकर क्लासरूम में चक्कर लगा रहे थे. फ्रांस को सबके सामने दरवाज़ा खोलकर क्लास में एंटर करना पड़ा. फ्रांस शर्म के मारे लाल हो गया और बहुत डरा भी हुआ था. बट नथिंग हैपेंड. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. पर कुछ नहीं हुआ. फ्रांस ने सोचा था उसे बहुत डांट पड़ेगी, मार भी पड़ सकती थी. उस ज़माने में टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे. पर एम हैमल ने उसको देखा और बहुत काइंडली कहा, जल्दी जल्दी अपनी सीट पर जाओ लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. फ्रांस बेंच के ऊपर से जंप करके अपनी जगह बैठ गया. अब जब उसका डर थोड़ा कम हुआ तो उसने जिस बात पर अब तक ध्यान नहीं दिया था, उसने देखा एम हैमल ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट और एम्ब्रॉयडर्ड लिटिल ब्लैक कैप पहना हुआ था, जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves.
उस दिन स्कूल भी बड़ा अजीब लग रहा था। चारों तरफ सब कुछ बड़ा सीरियस सा लग रहा था, माहौल बड़ा सीरियस था। सबसे ज़्यादा हैरानी उसे तब हुई जब पीछे के बेंचेस जो हमेशा खाली पड़े रहते थे, वहाँ गांव के लोग स्टूडेंट्स की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. ओल्ड हॉजा अपने साथ प्राइमर लेकर आया था। प्राइमर मतलब जो शुरू की बुक होती है ना, जिसमें अल्फ़ाबेट वगैरह आप सीखते हो, बेसिक बुक, वो लेकर आया था। उसके पेजेस के कॉर्नर ऊपर से मुड़ गए थे। जैसे कि आप बार बार जब पेजेस पलटते हो ना, तो पेजेस जरा मुड़ जाते हैं, पुरानी बुक हो जाती है। तो वैसी बुक थी उसके पास। उसने उसे अपने नीज के ऊपर खोल कर रखा हुआ था और उसका बड़ा सा चश्मा बुक की पेजेस के ऊपर रखा हुआ था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." फ्रांस जब अपने मन में सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो गया है, एम हैमल अपने चेयर पर खड़े हो गए और उसी सीरियस और जेंटल टोन में, जैसे उन्होंने फ्रांस से पहले बात करी थी, उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बर्लिन से अल्सास एंड लोरेन के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाने का ऑर्डर आया है। नए टीचर कल आ रहे हैं। आज ये तुम लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। मैं चाहता हूँ सब लोग ध्यान से सुने। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. फ्रांस को ये सुनकर बहुत ही हैरानी हुई। उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। थंडर क्लैप का मतलब होता है वज्रपात होना या गाज गिरना या उसके साथ बिजली कड़कड़ाने की जो आवाज़ आती है, मतलब किसी बात को सुनकर बहुत बड़ा झटका लगना। फ्रांस ने सोचा उन दुष्ट लोगों ने यही बात टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई थी। याद है, फ्रांस ने टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी थी। लोग यही खबर पढ़ रहे थे। My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. अब फ्रांस को लगा कि उसे तो फ्रेंच ठीक से लिखना भी नहीं आता है और अब वो सीख भी नहीं पाएगा, तो उसको यही स्टॉप करना पड़ेगा। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। फ्रांस कहता है अब वो कितना दुखी था। अब उसे बुरा लगने लगा, उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। उसके बदले उसे बर्ड्स के एग्स ढूंढने में और सार रिवर में स्लाइड करने में या फिसलने में मज़ा आता था। माई बुक्स that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. फ्रांस कहता है जो किताबें उसको इतनी बुरी और बोझ लगती थी, अब वही ग्रामर बुक और हिस्ट्री बुक उसको ओल्ड फ्रेंड्स जैसे लगने लगे जिनको वो छोड़ नहीं सकता था। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और एम हैमल भी जो उन सबको छोड़कर जा रहे थे और वो कभी उनको नहीं देख पाएगा, ये सोचकर वो उनके रूलर को और उनके क्रैंकी बिहेवियर को भूल गया। क्रैंकी मतलब जल्दी इरिटेटेड और गुस्सा हो जाना, जो बात फ्रांस को बिल्कुल पसंद नहीं थी और एम हैमल वैसे ही व्यक्ति थे। पर फ्रांस वो सब कुछ भूल गया। उसको बहुत दुख हो रहा था ये सोचकर कि अब वो कभी भी एम हैमल को देख नहीं पाएगा। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. बेचारे एम हैमल, इस लास्ट लेसन के ऑनर में उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े संडे क्लोथ्स पहने थे। अब फ्रांस को समझ आया
कि विलेजर्स क्यों रूम के पीछे बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे थे, उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था कि वो स्कूल नहीं गए, उन्होंने पढ़ाई नहीं की. It was their way of thanking our Master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये उनका तरीका था. ये जो क्लास अटेंड कर रहे थे ना, ये उनका तरीका था कि एम हैमिल के 40 years के फेथफुल सर्विसेज को थैंक्स बोलने का, और अपनी कंट्री को जो कि अब उनकी नहीं थी क्योंकि प्रशियंस ने उस पर कब्जा कर लिया था, अपनी कंट्री को भी रिस्पेक्ट दिखाने का. आई थिंक आई विल स्टॉप हियर नाउ. बाकी तुम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे. डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं बेटर वीडियो बना सकूं. टेक केयर.